जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? इसका सही जवाब है वो है मिशन मोड। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कृषि और किसान कल्याण के द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों को कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। यहाँ पर दोस्तों हमने बात करी मिशन मोड परियोजना की, तो ये क्या है? इसको कहा जाता है MMP से इसको डिनोट किया जाता है और राष्ट्रीय ई शासन योजना NEGP के अंतर्गत एक ऐसी ये परियोजना है जो इलेक्ट्रॉनिक शासन के एक पहलू जैसे कि बैंकिंग हो गया, भू अभिलेख और वाणिज्यिक कर आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ पर मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020 और 21 की बात करें तो इसके दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस ये रहेगा कि देश की जो सभी ज़िले हैं उनको कवर करते हुए करीब 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक किया जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? इसका सही जवाब है वो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी कि ऑप्शन बी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात करी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, जिसे कहते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ के नाम से ये पॉपुलर है, इसको आप यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम अगर कुछ बात कर लें यहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ को बनाया गया था। 11 दिसंबर वो तारीख थी और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसे कहा जाता था, जैसे कि इसका मतलब ये है अंग्रेजी में समझें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसीलिए इसको यूनिसेफ कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक थे, उनका नाम था लुडविग रॉशमन। उन्होंने यूनिसेफ का गठन किया था और उन्होंने काफ़ी प्रमुख इसमें भूमिका भी निभाई थी। इसे बनाने का जो उद्देश्य था उसमें यह बता दें दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो माताएं थीं और बच्चे थे उनको आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसके उद्देश्य से इसको बनाया गया था। अगर हम साल 1950 की बात करें तो 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया। फिर हम बात करें 1953 की, तो 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया ये, और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। ये कब हुआ था? 1953। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, लेकिन मूल संक्षिप्त नाम जो है उसको अभी यूनिसेफ के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है लॉस्ट एट होम। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन जो है वो बच्चे हैं। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन किस कारण हुआ है? संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ है। अगर हम देखें तो 2 मिलियन जो बच्चे हैं उनका विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। अब इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो और बातें बताई गई हैं, भारत के बारे में भी बातें बताई गई हैं। तो 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण कुल मिलाकर 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और 2019 में ही भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। इसके बाद फिलीपींस है, बांग्लादेश है, चीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में हुआ है 2019 में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं।
जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहला स्थान पर कौन है? इस लिस्ट में पहला स्थान पर है मुकेश अंबानी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। वो 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपने पहले स्थान पर बने हुए हैं और पिछली लिस्ट में भी वो पहले स्थान पर ही थे और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी की जो कुल संपत्ति है वो पिछले कुछ वर्षों में घटी है। 13.2 बिलियन डॉलर की उसमें कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पहले स्थान पर हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन अंबानी की बात करें तो 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी वो बन गए हैं। भारतीय अरबपतियों की कुल संख्या पिछले साल में 106 के मुकाबले अगर देखें तो इस साल 102 रह गई है, लेकिन साथ ही अगर देखें तो सामूहिक संपत्ति में भी गिरावट आई है। करीब 23% की गिरावट है और वो घटकर 313 अरब डॉलर रह गई है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दें कि देश के अरबपतियों में कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। इनमें से सबसे कम उम्र है जिनकी 39 ईयर्स इनकी उम्र है, इनका नाम है बायजू रविंद्रन। अब ये बायजू रविंद्रन एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप चलाते हैं जिसका नाम है बायजूस। इनकी वेबसाइट भी है। और अगर आपको बताएं दोस्तों तो ये आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ दिनों पहले क्रिकेट टीम जो है इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ओप्पो का जो ब्रांड नेम था वो हटकर बायजूस ने स्पॉन्सरशिप इसकी ली थी। और अब आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की जो जर्सी हैं उनके ऊपर बायजूस का नाम आता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है दिया मिर्जा। यूएनईपी की बात करें तो कहते हैं इसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है नैरोबी शहर है कीनिया का। तो ये नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो है इसको कब फाउंड किया गया था? तो अगर हम फाउंडेशन डे बताएं तो आपको यहाँ पर इसको 5 जून 1972 को फाउंड किया था। इसके हेड हैं इंगर एंडरसन और फाउंडर मेंबर्स में वंगारी माथाई और मॉरिस स्ट्रॉन्ग इनके फाउंडर मेंबर हैं। किसके? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें यूएनईपी की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्ज़ा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्ज़ा को आपने याद होगा, आपकी उनकी एक फिल्म थी RHTDM, रहना है तेरे दिल में। तो इस फिल्म को आप सभी ने देखा भी होगा दोस्तों। तो इस फिल्म की जो हीरोइन थी दिया मिर्ज़ा वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं सोशल वर्क में। तो इनको दूत बनाया गया है दिया मिर्ज़ा, उनका कार्यकाल जो है इसको बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्ज़ा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगे और दिया मिर्ज़ा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। उनका ये भी कहना है कार्यकाल बढ़ने की वजह से पर्यावरण के बदलती चीज़ों की दिशा में काम करने के लिए एक मौका मिलने जैसा भी है। आपने दोस्तों देखा होगा जो वर्सोवा बीच था उसको क्लीन किया गया था, उसमें भी सहयोग रहा था दिया मिर्ज़ा का। जो एनवायरनमेंट से जुड़ी चीज़ें रहती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। एक तरह से मान लें कि सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविटी के जो काम हैं जिसमें कि जैसे कि बीच साफ करने की बात आई तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कई बार दिया मिर्ज़ा देखी हैं। जो मैराथन होती रहती हैं उसमें भी आपने देखा होगा दिया मिर्ज़ा शामिल रहती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही जवाब है वो है दोस्तों DPS नेगी। तो यहाँ पर आप बात करें श्रम ब्यूरो की। श्रम ब्यूरो क्या है? श्रम ब्यूरो है लेबर ब्यूरो। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का संबद्ध कार्यालय है और इसके अध्यक्ष महानिदेशक हैं। श्रम ब्यूरो के 2 स्कंध हैं और इसमें चंडीगढ़ और जो है शिमला इसमें शामिल हैं।
इसके अलावा कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद और चेन्नई में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर मुंबई की बात करें तो इसमें उप क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में इसका मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी जिनका नाम है क्या, DPS नेगी, उन्होंने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला ये ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। अगर हम देखें तो 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी हैं DPS नेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसे कि आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है आयुष कवच। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस ऐप को बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए ये कहा है कि इस ऐप के जरिए आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित इसमें जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब इस ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो ऐप में आपको आयुर्वेद की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। सभी जानकारियां दी गई हैं। आपको इसमें इंग्लिश और हिंदी में जानकारी मिलेगी। अगर आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी समझते हैं तो अंग्रेजी में आप इस ऐप को देख सकते हैं। दूसरा सेक्शन इसमें बेहतर जीवन शैली का है। इसमें कुछ बुनियादी चीज़ों की जानकारी दी गई है, जैसे कि सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए, आपको हल्के गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। इस तरह की जानकारी आपको दी गई है, जिसमें कि इम्यूनिटी आपको बूस्ट करने की बात कही गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिससे कि जो कोरोना वायरस है वो आपको संक्रमित ना कर सके, आप उससे बच सकें। तो यहाँ पर हमेशा बात कही गई है इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो उसकी जानकारी दी गई है। आयुर्वेद के जरिए आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं उसके बारे में इस एप्लीकेशन में आपको जानकारी प्रदान की गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना बना रही है? इसका सही जवाब है 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये कहा है कि वाहन का बाढ़ नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को कारोबार में नकदी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीक और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्दी शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री जो हैं, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उनसे नियमित रूप से वो संपर्क में हैं, जो कोरोना कोविड-19 महामारी के इस कठिन दिन में के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उनसे वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल क्या था? सवाल था कि हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? इसका जो सही जवाब है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा भी की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने की केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी कर रही हैं। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रहे इस सवाल का जवाब देना अनिवार्य है। आप ज़रूर इस सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि आप रोज़ वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जगह से पढ़ भी रहे हैं। इस तरह से आपकी ये तैयारी हो रही है आपकी इम्तिहान की। एक बात और यहाँ पर बता दूँ आपको दोस्तों, अगर इसके बारे में, इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आप चाहते हैं, कोई सुझाव हो आपके, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। उन सुझावों को हम ध्यान में रखेंगे और अपने इस वीडियोज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे जिससे कि आपको सुविधा हो सके। तो इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। सवाल है कि केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान
64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। 7 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख से लेकर 13 मई के बीच में कितनी उड़ानें? 64 उड़ानें लेके आएंगी भारतीय जो बाहर देशों में फंसे हुए हैं। तो ये किस मिशन के तहत हो रहा है? आपके ऑप्शन हैं नमस्ते भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, एकजुट भारत मिशन या फिर कल्याण भारत मिशन। दोस्तों आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जागरणजोश.com।